आओ बच्चों, अब हम जैव प्रक्रम पाठ 6 शुरू करते हैं। सजीव और निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। जो जीव जिनमें जान होती है, जो पोषण क्रिया होती है, जो भोजन करते हैं, जिनमें श्वसन क्रिया होती है, जो वृद्धि करते हैं, जो गति करते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। आओ हम कुछ गति पर विचार करते हैं। ये गति या वृद्धि कुछ भी हो सकता है। जो पौधा सजीव है उसमें हमें वृद्धि दिखाई नहीं देती है, परिलक्षित नहीं होती है। कुछ जंतु जो सांस लेते हैं परंतु उनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, वे भी सजीव हैं। यानी गति हो रही है लेकिन उनमें हमें गति दिखाई नहीं दे रही है। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि जो गति हमें दिखाई दे रही है जरूरी नहीं है कि वो जीव सजीव हो या निर्जीव। निर्जीव में भी तो गति होती है। अति सूक्ष्म स्केल पर हम गहराई में अगर जाने तो गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां, जो बहुत छोटी गति होती है, छोटी छोटी कोशिकाओं की गति होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यानी कि एक छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता कब पेड़ छोटा था वो बड़ा हो गया, हमें गति होती हुई दिखाई नहीं देती है। उनमें पौधों में, जीवों में आणविक गति होती है। आणविक गति यानी हर एक अणु गति करता है। यानी जीवों के लिए आणविक गति आवश्यक है। विषाणु जो कि वायरस होता है इसमें आणविक गति नहीं होती है। यानी कि आजकल हम सुन भी रहे हैं कोरोना वायरस, वो भी एक विषाणु है। तो जो विषाणु है उसमें आणविक गति नहीं होती है। कब तक नहीं होगी? जब तक उसे कोई कोशिका, जब तक कि वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। यानी विषाणु जब तक किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक उनमें आणविक गति नहीं होगी। इसी कारण से यहाँ एक विवाद बना हुआ है, इस पर ध्यान देना है बच्चों कि इसी कारण से यहाँ एक विवाद बना हुआ है कि ये विषाणु वास्तव में सजीव है या निर्जीव है। समझ में आया? देखो, विषाणु क्या होते हैं? पर्यावरण में हैं लेकिन उनमें गति नहीं होगी। कब होगी? जब वे किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आएंगे। इसी कारण से अभी तक इस जीवाणु को किस वर्ग में रखा जाए, सजीव में या निर्जीव में, ये अभी विवाद का ही विषय बना हुआ है। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक हैं? ऐसा क्यों है कि जीवन के लिए, हमें जीवित के लिए हम कहते हैं कि आणविक गति आवश्यक है। आणविक गति यानी हर कोशिका की गति आवश्यक है। पहली कक्षाओं में हमने देखा है कि जीवन, हमारा जो सजीव होते हैं उनकी संरचना किस प्रकार से बनी होती है? सुसंगठित है। सुसंगठित माने हर अंग अपना एक अलग कार्य करता है। उनमें ऊतक होते हैं। अंग से किससे मिलकर बने होते हैं? ऊतक से। ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से। और कोशिकाओं के अंदर भी बहुत सारे कोशिका के अंग या घटक होते हैं। सजीवों की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित रचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। तो सजीवों की जो व्यवस्था है ये धीरे धीरे पर्यावरण के साथ काम करते करते या समय के साथ में ये विघटित होने लगती है। अब सोचो बच्चों जरा, अगर ये व्यवस्था टूट जाए, यानी कि एक बार कोशिका खत्म हो रही है या टूट फूट हो रही है तो उसमें टूटती है तो जीवन और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। एक कोशिका में टूट फूट हुई, विघटित हुई, यानी वो कोशिका खत्म हो गई, वो ऊतक खत्म हो गया, वो अंग खत्म हो गया, तो क्या होगा कि वो एक कोशिका के विघटित होने से पूरा व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी और वो जो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा जीव। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। सब जीवों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? मरम्मत की और
अनुरक्षण की, अनुरक्षण माने देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। सभी संरचनाएं यानी कि हमारे शरीर, ऊतक, ऊतक से कोशिका, कोशिका से कोशिका के अंग, ये कोशिका के अंग आणविक संरचनाएं हैं, अणु हैं। हमारे शरीर की जो संरचना है वो अणुओं से बनी है, अतः उन्हें, अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। हमें अपने शरीर के कोशिका के अंगों को, अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। आइए अब हम सजीवों के अनुक्रम और प्रक्रम के बारे में समझते हैं कि कौन कौन से प्रक्रम हैं। सजीवों को जैव प्रक्रम क्या है? जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होता रहना चाहिए, यानी कि मेंटेनेंस, देखभाल का काम। हमारे शरीर में, जीवों में जो देखभाल, शरीर की कोशिकाओं का देखभाल का जो काम है वो निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी होता रहना चाहिए जब हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम सो रहे हैं, हम कक्षा में बैठे हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर की कोशिकाओं में अनुरक्षण, मेंटेनेंस लगातार होता रहना चाहिए। ये सभी प्रक्रम, वो सभी प्रक्रम यानी कि वो सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से हमारे शरीर में मेंटेनेंस का काम, अनुरक्षण का कार्य करती हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि वे सभी कौन से प्रक्रम? जिसे हम खाना खाएंगे तभी हमारे शरीर में ऊर्जा मिलेगी तभी हम काम कर पाएंगे। ठीक है, अब हमने खाने से ऊर्जा किस प्रकार से मिली? जब हमने भोजन किया, श्वसन क्रिया के लिए, श्वसन से ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन के बाद ही हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हमारे ये दो अंग काम में आए। ठीक है, पोषण, भोजन वाला और श्वसन वाले। तो इस तरह से वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से आपस में मिल करके ये अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्योंकि क्षति या टूट-फूट को रोकने के लिए जो हमारे शरीर की कोशिकाओं की क्षति, अंगों की या कोशिकाओं की या ऊतकों की, कुछ भी कह सकते हैं, क्षति तथा टूट-फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर में बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। यानी कि जो जीव होते हैं उन्हें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए स्रोत बाहर से है, यानी कि कहीं न कहीं से जब हम खाना खाएंगे तभी हमें हमारे शरीर को ऊर्जा का स्रोत मिलेगा, और जब ऊर्जा का स्रोत मिलेगा तभी हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर में शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से शरीर में, जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए एक प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। जो ऊर्जा का स्रोत है, जिसे हम भोजन कहते हैं, ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेने का जो प्रक्रम है उसे हम क्या कहेंगे? पोषण कहते हैं। इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। यदि जीवों के शरीर में वृद्धि हो रही है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। अगर कोशिकाओं में या ऊतकों में वृद्धि हो रही है तो उसे कच्ची सामग्री की आवश्यकता है जिससे कि ऊर्जा प्राप्त हो सके, क्योंकि पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है वो कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। हमारा शरीर जिन अंगों से, जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसमें कार्बन मुख्य तत्व है। सभी जीवों का, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु हों, छोटे जीव हों, चाहे बड़े जीव हों, सभी का शरीर किस पर आधारित है? कार्बन परमाणु पर आधारित है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन पर ही आधारित होने चाहिए। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विभिन्न जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, कोई एक जीव पर्यावरण नहीं बना रहा है, अतः ऊर्जा के ये स्रोत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं।
ठीक है। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाना चाहिए। यानी कि स्रोत तो अलग अलग हैं सभी जीवों के, कोई तरल रूप में लेता है, कोई ठोस रूप में भी ले सकता है। हर जीव का अपना एक भोजन का स्रोत अलग है, लेकिन उसके बाद में विघटन होने के बाद में इन ऊर्जा के स्रोतों का विघटन या निर्माण होने की आवश्यकता है। यानी कि जब तक ये विघटित नहीं होंगे शरीर में जाकर के और एक सरल रूप में नहीं बदलेंगे, तब तक वो शरीर में अवशोषित नहीं होंगे। इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः एक समान ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यानी कि चाहे जो स्रोत हम ग्रहण कर रहे हो, विघटन होने के बाद में ये सभी स्रोत एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी होते हैं। ये ऊर्जा किस काम में आती है? यह हमारे शरीर के अनुरक्षण में काम में आती है, शरीर की वृद्धि के लिए काम में आती है, और शरीर की वृद्धि के लिए जो आवश्यक अणु हैं वो सब हमें कहाँ से प्राप्त होंगे? इसी भोजन के स्रोत से ही प्राप्त होंगे। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। इस काम के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? कि एक रासायनिक क्रिया होती है, उपचयन और अपचयन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन, रिडक्शन। अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य युक्तियां हैं। जिन विधियों से हमारा जो प्राप्त किया हुआ जो भोजन होता है वो विघटित होता है, वो क्या है? वे अपचयन होता है या उपचयन। ये रासायनिक युक्तियां हैं जिन विधियों से हमारा भोजन का विघटन होता है। इसके लिए जीव के शरीर, बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर भोजन जा रहा है, चाहे वो छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, वे सभी जीव बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं, बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन लेते हैं पर्यावरण से। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिका की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य के स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। श्वसन हम क्या पढ़ता है? श्वसन क्या है? ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। अब हम बड़ी क्लास में आ गए, इतने से काम नहीं चलने का है। ऑक्सीजन, बाहरी स्रोत से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रही है, वो ऑक्सीजन कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य के स्रोत में को विघटित करेगी। समझ में आया? बाहरी स्रोत से जो ऑक्सीजन ग्रहण की है, वे जब तक खाद्य के स्रोत, खाद्य पदार्थ के स्रोत का विघटन नहीं करती है, तब तक श्वसन क्रिया पूरी नहीं होगी। तो श्वसन किसे कहेंगे? कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन करना और उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। अब देखो, दो प्रक्रम हमारे काम में आए हैं, जो कि एक हमने पढ़ा है यहाँ पोषण, दूसरा प्रक्रम श्वसन। ये दोनों आपस में मिलकर के ही काम कर रहे हैं। भोजन किया, भोजन का पाचन कब होगा? जब श्वसन क्रिया करेगी, जब भोजन को ऑक्सीजन क्रिया, कोशिका में ऑक्सीजन मिलेगी, तभी वो ऊर्जा प्राप्त करने लायक बन पाएगा। एक कोशी जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। एक कोशी जीव जैसे अमीबा की जो है पूरा शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है, यानी कि जमीन पर है तो पूरा का पूरा शरीर से जमीन से टच है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान करने के लिए, या वर्ज्य पदार्थ, वर्ज्य माने जो उत्सर्ज्य पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, जिन्हें कि हमें शरीर से बाहर निकालना है, अमीबा को या एककोषी जीवों को के वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। फिर से समझ लो, जो एक कोशीय जीव होते हैं वो पर्यावरण के पूरे संपर्क में रहते हैं। अतः इन जीवों को भोजन ग्रहण करने के लिए
गैसों के यानी पोषण के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए या निश्वसन के लिए, या वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए यानी उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। ये विसरण विधि से ही पोषण, श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया कर लेते हैं। विसरण यानी जहां पर भी जिस चीज की मात्रा कम होती है वहां अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ चीजें विसरित हो जाती हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चली जाती हैं। और जैसे पर्यावरण में ऑक्सीजन गैस ज्यादा है, अमीबा को चाहिए तो अधिक वास से पर अमीबा के शरीर के अंदर की तरफ चली जाएगी, तो ये विसरण क्रिया हो गई। लेकिन जब एक जीव के शरीर का आकार बढ़ता है, यानी कि शरीर, जीवों का जो शरीर है वो जटिल होता है, यानी वो बहुकोषीय हो गया। बहुकोषीय जीवों के शरीर में क्या होगा, वे तो पर्यावरण के पूरी तरह से संपर्क में नहीं रहते हैं। तो बहुकोषीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं। जैसे मनुष्य या कोई भी बहुकोषीय जीव, हमारा जो शरीर है पर्यावरण के पूरे संपर्क में नहीं है, जमीन पर तो केवल हमारे पैर ही टच होते हैं। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है। एक कोषीय जीव तो विसरण विधि से सभी चीज, उनके सारे काम हो जाते हैं, सारे अंग विसरण विधि से हो गए। लेकिन बहुकोषीय जीवों में ऐसा नहीं है। तो हम पहले देख चुके हैं कि बहुकोषीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग, विभिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत होते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीवों के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। हमें अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों के का कार्य है। यानी कि जो बहुकोषीय जीव हैं उनमें भोजन पोषण का काम, ऑक्सीजन ग्रहण करने का काम यानी श्वसन का काम, ये विशिष्ट अंगों के द्वारा, विशिष्ट ऊतकों के द्वारा किया जाता है। परंतु इसमें एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ अंगों के द्वारा होता है, परंतु शरीर के सभी अंगों को इनकी आवश्यकता है। समझ में आया। भोजन मुंह से ले लेते हैं हम, लेकिन भोजन तो सभी अंगों को चाहिए। या एक आहार नली में भोजन गया है, लेकिन हाथ, पैर, आँख, नाक सभी अंगों को भोजन चाहिए। या हमने फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करी, ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरे शरीर को चाहिए। तो इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान को तक ले जाने के लिए भी एक अलग तंत्र चाहिए, पोषण श्वसन के अलावा, जिसे कहते हैं वहन तंत्र। यानी कि भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, ये क्या है, कौन करेगा इसे, वहन तंत्र करेगा। वहन तंत्र कौन सा है, जो रक्त से संबंधित है। परिवहन तंत्र, हृदय, रक्त। समझ में आया। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत, अब तीसरा पढ़ते हैं हम यहाँ से। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत या ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है, यानी कि जो हमारा भोजन हमने ग्रहण किया, श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन के द्वारा हमारी ऑक्सीजन ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऑक्सीजन का उपयोग हुआ और ऊर्जा प्राप्ति हो गई, तब एक कुछ ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल उपयोगी हैं बल्कि हानिकारक भी होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे तत्व भी बनते हैं, उत्पाद भी बनते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं या हमारे बिल्कुल भी उपयोग में नहीं आने हैं। तो इन अपशिष्ट पदार्थों, उत्पादों को शरीर के बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोषीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। ठीक है।
तो यहाँ तो हमने ये पढ़ लिया है कि क्यों हमें भोजन की आवश्यकता है, क्यों हमें श्वसन की आवश्यकता है। भोजन ग्रहण करने को के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। ठीक है, भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है उसे हम श्वसन कहते हैं। भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले तंत्र को वहन तंत्र कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम के बाद में जो हानिकारक या अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उससे बाहर, शरीर के बाहर निकालने को हम उत्सर्जन कहते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, इन क्वेश्चंस को करके देखिए। जैसे हमारे जैसे बहुकोशीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? क्योंकि जो हम बहुकोशीय जीवों का जो शरीर है वो पर्यावरण के पूरे संपर्क में नहीं रहता है। ठीक है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? हम उसमें आणविक गति देखेंगे। अगर उस जीव में आणविक गति हो रही है, यानी कि प्रत्येक कोशिका वृद्धि कर रही है, प्रत्येक कोशिका में गति हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो जीव कैसा है, सजीव है। तो आणविक गति जीवों का एक सजीव होने का मापदंड है। कोई जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? जो हमारा शरीर है कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, बना हुआ है। जो सभी जीवों का शरीर उन अणुओं से बना है जिनमें कार्बन जरूर है, कार्बन का तत्व जरूर है। तो हमारे कच्ची सामग्री भी कैसी होनी चाहिए? कार्बन आधारित होनी चाहिए। जीवन के अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण माने देखभाल के लिए किन प्रक्रमों की आवश्यकता को मानेंगे? तो हम जितने भी हमने यहाँ प्रक्रम पढ़े हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सभी तंत्रों को हम आवश्यक मानेंगे। आज बच्चों इसके पढ़ के इसके नोट्स बना लो। मैं कुछ क्वेश्चंस भी इसमें डाल रही हूँ। उन क्वेश्चंस का आंसर लिखो और उन क्वेश्चंस का आंसर मुझे सेंड करो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, शायद दिख रहे होंगे।